Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from conservation of plants and animals. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. Fill in the blanks. Fill in the blanks में हम जो भी होगा उसे हम फिल करेंगे. तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए हम देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्लेस वेयर animals are protected in their natural habitat is called, उसे क्या कहते हैं, आप जल्दी से बताएं. A place where animals are protected in their natural habitat is called इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप सेंचुरी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सेंचुरी. जहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्टेड किया जाता है उन्हें हम सेंचुरी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्या है, स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड या आर नोन एज. जो स्पीसीज जो हैं वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एंडेमिक. ठीक है, उन्हें क्या क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं. समझ में आया. पहले में सेंचुरी हो जाएगा, सेकंड में क्या होगा, एंडेमिक. सी में देखिए अगला क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे है प्लेसेस बिकॉज ऑफ. जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो दूर चली जाती हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ चेंज, किसके चेंज के कारण, तो इसमें हो जाएगा आपका क्लाइमेटिक चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण जो माइग्रेटरी बर्ड जो होती हैं वो अपने स्थान को चेंज कर देती हैं. ठीक है, ये हो जाएगा इसमें क्लाइमेटिक चेंज. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है. यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, चलिए हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए हैं उनके डिफरेंसेस बताना है. किसके बताना, चलिए सबसे पहला बात करते हैं. क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. तो इनके डिफरेंसेस बताना है. चलिए हम पहला देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरे में क्या है हम देखते हैं. एक तरफ कॉलम बना लेते हैं बायोस्फीयर का. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिर बायोस्फीयर. अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंसेस क्या हैं, चलिए हम देखते हैं. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, इसका क्या होता है, एन एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर लाइक हंटिंग. मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होते हैं, एनिमल्स जो हो प्रोटेक्टेड होते हैं जैसे बचने के लिए, जैसे हंटिंग से बचने के लिए, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं. और बायोस्फीयर क्या होता है, एन एरिया कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. दैट मीन्स जैव विविधता को, ठीक है, कंजर्व करने के लिए उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, एडिक्वेट हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन आर प्रोवाइडेड फॉर द वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन अ सेंचुरी. जो एडिक्वेट हैबिटेट, ठीक है, प्रोटेक्शन होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए और लिविंग इन अ सेंचुरी. ठीक है. अगला देखिए, सेवरल लाइफ फॉर्म्स लाइक प्लांट्स जैसे एनिमल्स हो गए एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंजर्वेशन आर पॉसिबल इन अ रिजर्व. रिजर्व में क्या होता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या हो जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है. ठीक है. जैसे एग्जांपल की बात करें, जिम कॉर्बेट हो गया, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो क्या है आपकी हो जाएगा आपका वाइल्ड सेंचुरी हो जाएगा. अब इसमें क्या रिजर्व बायोस्फीयर में क्या होगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, ये हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया. अब हम डिफरेंसेस की बात करें जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. ठीक है, जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों जगह पे जीव जंतु होते हैं, सॉरी जानवर रहते हैं, उसमें डिफरेंसेस क्या है. तो सबसे पहले बात करें जू की. ठीक है, एक तरफ हम जू का कॉलम बना लेंगे, दूसरी तरफ बनाएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का.
अब हम जू में देखते हैं जू क्या होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। चलिए हम जू के बारे में देखें। एनिमल्स आर केप्ट इन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज़ फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। ठीक है, ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये पब्लिक एग्जीबिशन मतलब लोगों के देखने के लिए होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, एन एरिया विच विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल डेंजर्स लाइक हंटिंग। ये क्या होते हैं, ये एक ऐसा एरिया होता है जो एनिमल्स को प्रोटेक्टेड करने के लिए होता है फ्रॉम इंटरनल लाइक जैसे हंटिंग वगैरह होने से। अगला देखिए, इट इज़ अ आर्टिफिशियल हैबिटेट्स एंड आर द एनिमल्स मे और मे नॉट अडॉप्ट टू न्यू कंडीशंस। ठीक है, ये आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है। ठीक है, एंड द एनिमल्स मे और मे नॉट अडॉप्टेड द न्यू कंडीशन। ये नई कंडीशन को जो है अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, कौन, जू वगैरह में। ठीक है, अब हम बात करें वाइल्ड लाइफ में क्या होगा, द एनिमल्स आर कंजर्व विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट्स होता है, वो अपने आप जो है हैबिटेट बनाते हैं, शो दे वुड नॉट हैव प्रॉब्लम विद देयर सराउंडिंग। इसीलिए उनके चारों ओर कोई भी समस्या रहने में नहीं होती है। ठीक है, ये जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। अगला क्या है, सी क्या है, इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। मतलब जो है इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज के डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। उसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। इंडेंजर्ड में इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं और एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होते हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड की बात करें। चलिए हम एक्सटिंक्ट की बात कर लेते हैं और इंडेंजर्ड की। चलिए हम देख लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। इंडेंजर्ड में क्या होगा, द स्पीसीज विच आर नॉट वर्ज ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड। ठीक है, मतलब वेज प्रजातियां जो हैं अभी खतरे में हैं। ठीक है, जिनका एक्सटेंशन नहीं हुआ है उन्हें हम इंडेंजर्ड कहते हैं। और एक्सटिंक्ट क्या होती हैं, द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट दैट आर नॉट लॉन्गर एग्जिस्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। मतलब जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, बिल्कुल प्लांट्स और एनिमल्स जो है ज़्यादा समय तक नहीं हैं अब, जैसे बंगाल टाइगर हो गया, ब्लू व्हेल, ये क्या होंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो जाएंगे। ठीक है, और एक्सटिंक्ट में क्या आ जाएगा, जैसे कैरिबियन मॉन्क हो गया, सील हो गया, ग्रेट ऑक हो गया। ठीक है, पैसेंजर पिजियन हो गया, ये सब क्या हैं आपके एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मतलब ये विलुप्त प्राणी हैं। ठीक है, या विलुप्त प्रजाति हैं। ठीक है, ये दोनों के डिफरेंसेस हो गए। डी में बात करें फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना क्या होते हैं, दोनों के बारे में हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे फ्लोरा और फाउना हो गया, तो हम फ्लोरा के बारे में बात करें। इट इज़ द कलेक्टिव नेम फॉर प्लांट लाइफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट लाइफ। ठीक है, जहाँ पर एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे हों। ठीक है, और फाउना क्या होते हैं, इट इज़ अ कलेक्टिव नेम फॉर द एनिमल लाइफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब एक ही प्रजाति के एक ही प्रकार के जीव जंतु, ठीक है, वो हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, फाउना की कैटेगरी में आता है। जैसे स्पर्ज एंड हॉगवीट फ्रॉम द नीलगिरी रीजन। ठीक है, स्पर्ज एंड हॉगवीट जो होते हैं वो नीलगिरी पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। फाउना क्या होंगे, जैसे लंगूर हो गया आपका, टाइगर हो गया एंड थार हो गया। ठीक है, फ्रॉम द नीलगिरी रीजन, दोनों नीलगिरी रीजन में है, बट वो फ्लोरा की प्रजाति में आएंगे और ये आएंगे फाउना, क्योंकि फ्लोरा क्या रिलेशन है प्लांट से और फाउना का रिलेशन है वो एनिमल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग, मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, वाइल्ड एनिमल्स पे क्या होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वाइल्ड एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। ट्रीज आर द हैबिटेट्स एज वेल एज सोर्सेस ऑफ फूड फॉर द
वाइल्ड एनिमल्स, मतलब हैबिटेट पर और फूड पर इम्पैक्ट पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ज़्यादा पेड़ों की कटाई होगी तो जो कहा जाए नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला क्या है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पर भी पड़ेगा। ठीक है, विद द इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, इट आल्सो लोअर्स द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर जो भी उसका लेवल कम होगा, और सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और नेचुरल जो कहा जाए क्लाइमेटिक जो है धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, सॉइल फर्टिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, तो ये इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है आगे देखिए, फिर क्या होगा, विलेजेस और रूरल एरिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी बात करें रूरल एरिया और विलेजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा डिक्लाइन इन रेनफॉल, मतलब रेनफॉल कम होगी। ठीक है, द डिजीज़ इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉरी डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कम पड़ जाएगी, एंड द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर इफेक्ट द विलेज लाइफ, मतलब जो अप्राकृतिक आपदाएं हैं जो विलेज लाइफ पर भी इम्पैक्ट करेंगे या इफ़ेक्टेड करेंगे। सिटीज़ पे क्या होगा, तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, सिटीज़ में डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट से क्या होता है, जो पोल्यूशन का जो वाटर लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे डिफॉरेस्टेशन इफ़ेक्ट्स करता है सिटीज़ में भी। ठीक है, क्योंकि जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं। अर्थ की बात करें, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इट चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, और वो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। ऑल थिंग्स चेंज द रिजल्ट इन डिस्ट्रिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे डिफॉरेस्टेशन से ह्यूमन लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट का। फिर अगला क्या है, एफ़ की बात करें, द नेक्स्ट जनरेशन क्या है, द नेक्स्ट जनरेशन पे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन विल बी मेजरली अफेक्टेड द लाइफ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन को इम्पैक्टेड करता है, इफेक्टेड करता है। जैसे नेक्स्ट जनरेशन विल बी फेस प्रॉब्लम एट द एवरी स्टेप्स, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, देयर विल बी स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड क्लीन एनवायरनमेंट, मतलब फूड की स्कैरसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लीन एनवायरनमेंट नहीं रहता, तो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। जब हम D4 क्या है, चलिए हम देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ़, क्या घटित होगा ये, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, वी गो ऑन कटिंग ट्रीज़, यदि हम पेड़ों की कटाई जारी रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्या है, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल्स इज़ डिस्टर्ब्ड। ठीक है, व्हाट हैपन इफ़ द एनिमल्स हैबिटेट ऑफ एनिमल्स इज़ डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ एक्सपोज्ड, तो इसमें रीज़न पूछा गया है, अभी हम बताएंगे इसमें क्या रीज़न होगा। तो पहला आंसर क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़, तो इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज़, ठीक क्या होगा, देन इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज़ देन, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर विल इंक्रीज़। ठीक क्या होगा, जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा यदि हम पेड़ों की कटाई को जारी रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी में पॉइंट्स देख लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, द चेंजेस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर टू अकर विल इंक्रीज, मतलब चेंज ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे चेंजेस होने लगेंगी या बढ़ने लगेंगी। नेक्स्ट क्या है, द वाटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब्ड,
वाटर साइकिल भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसी में देख लेते हैं। इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल्स इज़ डिस्टर्ब, यदि हम किसी भी एनिमल्स के हैबिटेट को डिस्टर्ब करेंगे या रहने के स्थान को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर होगा द एनिमल विल लॉस देयर नेचुरल हैबिटेट एंड विल रीच द लेवल ऑफ बीइंग इंडेंजर्ड। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो स्पीसीज़ हैं, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में चली जाएंगी, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में चली जाएंगी। ठीक है, इसमें और क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में बी फोर्स्ड टू इन्वेड प्लेसेस मीन फॉर ह्यूमन लिविंग इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ठीक है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स में बी forced to invade place mean to for human beings in search of food and shelter। अगला क्या है, if the top layer of soil is exposed, यदि हम टॉप लेयर जो soil की exposed कर देंगे तब क्या होगा, इसमें पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं, the exposed layer, पहला क्या इसमें क्या होगा, the exposed layer will lose all इट्स न्यूट्रिएंट्स स्पेशली द ह्यूमस, क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर दिया जाएगा यदि हम उसे एक्सपोज्ड कर देंगे, स्पेशली जो ह्यूमस है जो टॉप मोस्ट लेयर है। नेक्स्ट क्या होगा, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो हो जाएगी वो साइल की क्या हो जाएगी, विल डिक्रीज, काफ़ी कम पड़ जाएगी। ठीक है, यदि हम टॉप लेयर को एक्सपोज्ड कर देंगे। ये दो फैक्टर होंगे। अगला देखिए क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिस्टरिफिकेशन विल टेक प्लेस, और भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आंसर इन ब्रीफ, अब एक्सप्लेन करना है आंसर को। चलिए देखते हैं क्या है। पहला इसमें क्या है, चलिए हम देखते हैं। पहला क्या पूछा गया, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता को हम क्यों कंजर्व करते हैं, क्या कारण है, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम चलिए देखते हैं। द वैरायटी इन लाइफ एक्सटिंक्ट ऑन द अर्थ एग्जीक्यूटिंग ऑन द अर्थ देयर इंटर रिलेशनशिप्स, एक दूसरे रिलेशनशिप से क्या है, पूरी तरह से डिपेंड है। एंड देयर रिलेशनशिप्स विल द इन्वायरमेंट इज रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, we should conserve biodiversity so as to maintain the food chain। हम बायोडाइवर्सिटी को यदि हम कंजर्व करेंगे तो जो खाद्य श्रृंखला होगी वो मेंटेन रहेगी, नहीं तो ऐसे क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट प्रोटेक्टेड forests are also not completely safe for wild animals। Why? ठीक है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो कम्प्लीटली सेफ नहीं होते हैं फॉर वाइल्ड एनिमल। क्यों होता है ऐसा, चलिए हम देखते हैं। सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स बाई पोचर्स इज स्टिल rampant is protected forest and areas so they are not safe for वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, क्या होता है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं इसीलिए वो सेफ नहीं होते हैं फॉर वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट क्या है, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। ट्राइबल्स मतलब जो होते हैं वो जंगल पर डिपेंड होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए क्या रीज़न है देख लेते हैं। सम ट्राइब्स वो ट्राइब्स था, ठीक है, जो जनजातियां हैं। सम ट्राइब्स डिपेंड ऑन द जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ। ठीक है, वो अपनी बेसिक नीड लाइफ के लिए होते हैं, जैसे फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, क्लॉथिंग के लिए एंड शेल्टर के लिए। हैं द काजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन में भी फॉलोइंग। ठीक है, उनके परिणाम क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो सबसे पहला क्या है देखते हैं, नेचुरल काजेस लाइक फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एटसेट्रा। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना और सूखा होना। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के कारण यह इसका परिणाम होता है। फिर अगला क्या है, बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेस।
ठीक है। क्या है मतलब जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो फैक्ट्रीज़ और हाउसेस को बनाने में भी काफ़ी उसका परिणाम एक अच्छा साबित होता है। फिर प्रिक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, खेती के लिए हम कहा जाए लैंड को यूज़ कर लेते हैं। आगे क्या है, मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल, ठीक है, मेकिंग फर्नीचर, हम फर्नीचर को यूज करके, ठीक है, यूजिंग वुड एज फ्यूल, और लकड़ी को हम फ्यूल की तरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या पूछे गया, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड्स, ठीक है, ये फ्लड्स वगैरह भी आ जाती हैं। अगला क्या है, इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर, क्या हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अगला क्या है, चेंज इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइल, मतलब कहा जाए साइल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। फिर क्या होता है, अगला पॉइंट क्या है, डिक्रीज़ इन ग्राउंड वाटर लेवल, और ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। फिर क्या है, एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी फ्लोरा एंड फाउना, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स की प्रजातियाँ क्या हो जाती हैं, वो विलुप्त होने की कगार पे आ जाती हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, हम 5 में देखते हैं। 5 पॉइंट ये है, तो रेड डाटा बुक किस लिए होती है, क्या उसका रोल होता है, ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी में, उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए देखिए, अ रेड डाटा बुक क्या होता है। अ रेड डाटा बुक इज़ अ सोर्स बुक विच कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब वो जीव जंतुओं के जो इंडेंजर्ड हैं, मतलब खतरे में हैं, उनके प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियों को रिकॉर्ड्स में रखा जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन, ठीक है, टर्म माइग्रेशन मतलब माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द माइग्रेशन, तो माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन मूव्स मीन्स द मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू some other places during a certain period in a year for breeding or to overcome some climatic conditions, मतलब माइग्रेशन एक ऐसा मोमेंट्स होता है प्रजातियों का जो क्लाइमेटिक चेंज के कारण वो अपने प्लेस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, या अपने स्थान को एक दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देते हैं, यही है माइग्रेशन। इन ऑर्डर टू मीट द ever increased demand in factories and for shelter trees and being continuously cut, it is justified to cut trees for such projects, discuss and prepare a brief report। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 में पूछा क्या गया है, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। दैट मीन इट डज़ नॉट जस्टिफाई टू कट ट्रीज जस्ट आ फुलफिल आवर नीड्स, हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि पेड़ को हम काट कर अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। ट्रीज़ आर नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ, मतलब कि जिस प्रकार पृथ्वी के जो लंग्स किसे कहा जाता है, ट्रीज़ को, दे आर हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स, बहुत सारे जीवधारी जो हैं कहाँ पर, इस जो अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और क्या करते हैं, दे गिव्स अस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देते हैं, एंड मेंटेन O2 एंड CO2 बैलेंस एज वेल, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन गैस का बैलेंस भी बना के रखते हैं। दे फर्मली बाइंड द सॉइल एंड हेंस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और वो एक दूसरे को, पौधे जो हैं एक दूसरे को बाइंड करने का काम करते हैं, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है। दे आल्सो रिड्यूस द सेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्राट्स, और भी वो कहा जाए रिड्यूस कर देते हैं जैसे नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स वगैरह और ड्राट्स को, ठीक है। अगले, दे हेल्प्स कंजर्व अवर रिच बायोडाइवर्सिटी, और वो बायोडाइवर्सिटी को
कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। द कटिंग ऑफ ट्रीज यूज काजेज एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेवल विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। यदि हम पेड़ों की कटाई करते हैं तो CO2 की जो मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मोरिवर की बात करें, इट काजेज सॉइल इरोजन भी हो जाता है, इससे फ्लड्स भी है, ठीक है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स वगैरह भी इम्पैक्ट पड़ता है इन पे काफ़ी ज़्यादा। हेंस ट्रीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड, इसीलिए हमें पौधों को या पेड़ पौधों को हमें प्रोटेक्टेड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड में रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए हम देखते हैं। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, ठीक है। मेक अ लिस्ट एक्शन टू बी टेकन बाय यू, मतलब आप अपने जो लोकेलिटी में जो है अपनी वेल्थ को कैसे हरा भरा कर सकते हैं, उसी लिस्ट बनाना है। तो इसके बारे में देखिए आंसर क्या है। बाय टेकिंग एन अप फॉलोइंग एक्शन, मतलब एक एक्शन लेके हम चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेंटेन्स कर सकते हैं अपने आप को, अपने आसपास के ग्रीन वेल्थ ऑफ माय लोकेलिटी बाय, ठीक है। अपने आसपास की लोकेलिटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो हमें देखना है। चलिए हम देख लेते हैं कैसे कैसे करना है हमें। सबसे पहले क्या करना है हमें, प्लांटिंग ये सैपलिंग एंड ट्रीज, मतलब पौधों को हमें लगा करके, ठीक है, हम अपने आप चारों ओर हरा भरा कर सकते हैं। अगला क्या करके, नॉट थ्रोविंग द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब कि हम कूड़े करकट को हम मतलब कहा जाए मतलब गलियों में नहीं डालेंगे, इससे हमारे इन्वायरमेंट क्या होगा, हरा भरा रहेगा। फिर क्या है, फॉर बाइंडिंग अदर्स टू कट ट्रीज, ठीक है। फॉर बाइंडिंग अदर्स टू कट ट्रीज, मतलब कि दूसरे पेड़ पौधों को काटने के लिए हमें एक मतलब बाइंडिंग करना चाहिए। फिर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हमारे क्लीन और ग्रीन इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ह्यूमन लाइफ पे। फिर क्या होता है, वाटरिंग द प्लांट रेगुलरली एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देम, मतलब कि हमें प्रतिदिन पानी को मतलब प्लांट्स को वाटरिंग करना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर उनकी केयर करनी चाहिए, तब हम अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट को हम ग्रीन इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। अगला क्या है, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग पेपर टू सेव ट्रीज एनर्जी एंड वाटर। रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग पेपर, जैसे रीयूजिंग जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें यूजिंग करके, रिसाइकलिंग करके पौधों को, ठीक है, और एनर्जी और वाटर को हम सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए देखिए। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस्ड रेनफॉल, कैसे डिफॉरेस्टेशन जो पेड़ों की कटाई है वो कैसे रेनफॉल में वो एक रिड्यूस्ड का कारण बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ट्रीज गिव आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। The reduction of water vapor affects cloud formation and thus result in less rainfall, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर फ्लड वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए देखते हैं। फाइंड अबाउट नेशनल पार्क इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटर लाइन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहली बात करें, हम आइडेंटिफाई करें हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में बताना है। तो ये जो नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में कहाँ है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है, लखीमपुर खीरी, और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, इंडिया के, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी इन उत्तर प्रदेश क्या है, आपका एक नेशनल पार्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलिए देखते हैं। वाई शुड पेपर बी सेव्ड, ठीक है, हमें पेपर सेव्ड क्यों किया जाता है। प्रिपेयर अ लिस्ट वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलिए हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा चलिए देखिए, बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हैं। आंसर देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव्ड बाय सेविंग पेपर, ठीक है।
दिस विल सेव वाटर दैट इज यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर, ठीक है। मोरीवर द हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल शो देयर लीस्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड कैन बी सेव्ड बाय सेविंग पेपर, ठीक है। इट विल बी आल्सो सेव वाटर दैट इज यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर, वाटर को भी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। और हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनको भी यूज होने से काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हैं। सम वेज टू सेव पेपर आर फॉलोइंग, कुछ ऐसे कुछ तरीके हैं जिन्हें हम पेपर को सेव कर सकते हैं। तो पहला क्या है, चलिए क्या करते हैं। पहले क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर की रिसाइकलिंग करके, ठीक है। पेपर को रिसाइकिल्ड करके भी हम सेव कर सकते हैं। अगला देखिए क्या करके, नेक्स्ट क्या है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ पेपर, इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ पेपर, ठीक है। इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ पेपर करके भी हम पेपर को सेव कर सकते हैं। पेपर शुड नॉट बी बर्nt, मतलब पेपर को हमें नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, please hit the like button, do share the video with others so they can learn from this topic, do subscribe my channel for regular video update. Again thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.